Hello everyone, welcome to Ansargari. Today we are taking up the newspaper of 19th of July. Starting with the first, Meeti asks Big Tech to decide on parental consent method. Hmm. So Digital Personal Data Protection Act. It includes several areas. First of all, it talks about authority and also about how the big tech data is harvesting the data of the children and even adult, especially children below 18 years of age. उसमें पेरेंट्स के कंसेंट शुड बी मैंडेटरी और उसमें क्या काम कर रहे हैं गवर्नमेंट वॉज थिंकिंग थ्री वेज टू सीक कंसेंट। पहली बार है कि या तो डायरेक्टली आधार कार्ड से होना चाहिए अपडेट, जो सोल्यूशन डिफिकल्ट है। दूसरा है कि पॉसिबल टेक्नोलॉजी टू कंप्लाई विद पेरेंटल कंसेंट, वहाँ पर ओके ओके पेरेंट कर सकते हैं, ओटीपी आ सकता है पेरेंट के मोबाइल के अंदर। एक ही वो हो सकता है बस। लेकिन इसमें भी एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दे विल बी एग्जेम्प्टेड, क्योंकि ओवरऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में चाहिए डेटाबेस ऑफ द चिल्ड्रन, इवन हेल्थ में भी चाहिए। दैट इज 250 करोड़ पेनल्टी है इन केस ऑफ डेटा ब्रीच। तो ओवरऑल इंपॉर्टेंट थिंग इज बिग टेक must get parental consent before using data of children below 18 years of age. चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस derailed in गोंडा, उत्तर प्रदेश। तो ये दिखाते हैं कि ओवर पिछले एक दो साल में द कोलिजन और विद रिगार्डिंग द ट्रेन एक्सीडेंट वो बढ़ते जा रहा है। उसका सेवरल एरियाज वी हैव डिस्कस्ड, तो क्विकली वी कैन हाईलाइट कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेलवेज है इट इज़ ओवर क्राउडेड और अंडर स्टाफ्ड। सेकेंड, लाइनमैन और बाकी जब के लिए ओवरऑल भर्ती होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, स्पेसिफिक स्किल एबिलिटी का इशू है। फिर रेलवे सेफ्टी बोर्ड और रेलवे अथॉरिटी जो है उनका डिफरेंट होना चाहिए सो दैट अकाउंटेबिलिटी कैन बी इंश्योर्ड। तीसरा, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। चौथा, कवच हो गया। पांचवा, यूजिंग ऑफ हाई क्वालिटी एलएचबी कोचेस जिसमें डेथ चांसेस कम हो जाए। इट कैनॉट क्रम्बल अंडर प्रेशर एज कम्पेयर टू आईसीएफ। तो ये सब कुछ एरिया जहाँ पर फोकस करना चाहिए। पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा बढ़ाना चाहिए और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे है वैसे ही हर जगह को फ्रेट कॉरिडोर के लिए अलग ही करना चाहिए ट्रैक्स। यूएस मूव में डबल इंडिया फार्मा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग 3 years। तो अभी देखा जाता है कि यूएस एंड ईयू बोथ इज टेकिंग मेजर्स अगेंस्ट चाइना। दे आर यूजिंग कस्टम ड्यूटी एज वेल एज अदर नॉन टैरिफ बैरियर to deter the local manufacturing industry or local import industry from importing from China। तो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के अंदर में इंडिया को इसमें फ़ायदा हो सकता है विथ रिगार्डिंग स्पेशली विथ रिगार्डिंग टू फार्मास्यूटिकल। इंडिया में ऑलरेडी जो गुजरात है इट इज़ लीडर इन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट, 40 से ऊपर परसेंट के आसपास है इवन इन द मेडिकल डिवाइसेस। 8% ऑफ द ग्लोबल मार्केट शेयर चाइना के पास सीडीएमओ, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, वेर एज इंडिया सिर्फ 2.7% है। स्पेशली इन फार्मा सेक्टर 60% फार्मा सेक्टर वहाँ पर हो सकता है कि इन बाहर के जो कंट्री है दे कैन रिसोर्स प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया। लेकिन इंडिया प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है कि
आप बल्क ड्रग पार्क बैठा देंगे, एपीआई और बाकी जो जरूरत होता है फार्मास्यूटिकल में वो आप यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं, ड्रग बना सकते हैं, लेकिन जो रॉ मटेरियल है इट इज डिपेंडेंट ऑन चाइना। तो उसमें भी चाइना+1 स्ट्रैटेजी के अनुसार बाकी कंट्री, वियतनाम से लेकर के और भी जगह से आप रिसोर्स कर सकते हैं। सेकंड हो सकता है कि इंडिया बात कर सकते हैं न्यू अवेन्यूज डीप टेक इन मेडिकल सेक्टर, जैसे न्यूरा लिंक हो गया था, जैसे एमआरआई हो गया। वो सब एरिया भी फोकस कर सकता है रादर देन फोकसिंग ओनली ऑन मेडिकल टूरिज्म, सर्जरी या बाकी सब डिवाइसेस। और जो टेक्नोलॉजी है जो यूज़ होता है मेडिकल सेक्टर में, फॉर एग्जांपल जब टेली मेडिसिन बात करते हैं, एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, वो सब मशीन हो गया, मशीन इंडिया मोस्टली इम्पोर्ट करता है। उसमें भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट लेके आ सकते हैं। इंडिया स्मार्टफोन मार्केट ग्रोज 1% Xiaomi रिक्लेम्स टॉप, Xiaomi वीवो सबसे ऊपर। मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा अगर है तो वो Xiaomi और वीवो, फिर सैमसंग और बाकी सब। तो ये दिखाता है कि मिड रेंज नहीं, जो स्टार्टिंग रेंज होता है, जो बजट 10,000 प्लस माइनस, उसमें सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन खरीदा जा रहा है। आने वाले समय में जैसे जैसे ये Xiaomi और वीवो के एवरेज प्राइस बढ़ेंगे या फिर सैमसंग और बाकी जो कंपनीज ऊपर आएंगे, तो ये दिखेगा कि ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी इज इंक्रीजिंग, क्योंकि लोग अब मिड रेंज में आ रहे हैं। सेम कार में भी दिखाया जाता है। प्रूडेंट टू स्टे द कोर्स ऑन 4% सीपीआई टारगेट, आरबीआई पेपर हैव सॉट। Inflation targeting, which is one of the important key aspect of monetary policy of RBI, उसमें बोला जाता है कि 4% ±2, it should be the goal of the RBI to maintain it, and inflation targeting is decided by the government. वो कैसे किया जाएगा? With the correct certain changes in repo rate, reverse repo, liquidity adjustment facility, open market operation, फिर ट्विकिंग ऑफ, फिर और भी एरियाज है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हो गया जिसमें आप बात करोगे विथ रिगार्डिंग टू एडवाइजरी, विथ रिगार्डिंग डायरेक्शन गिवन टू द कंपनीज एज वेल एज द कस्टमर। इसमें भी फूड प्राइसेस, इट क्लियरली डोमिनेट्स द बिहेवियर ऑफ द हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड हाउस होल्ड इन्फ्लेशन। फूड प्राइसेस डिपेंडेंट डायरेक्टली ऑन क्लाइमेट चेंज, लॉजिस्टिक। तो कल ही बात की लॉजिस्टिक सप्लाई कैसे कम कर सकते हैं, फूड वेस्टेज कैसे कम कर सकते हैं। तो वो सब पे काम करेंगे तभी जाके फूड प्राइस विल बी अंडर कंट्रोल। और हेडलाइन में आता है फ्यूल, बिकॉज इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट ऑफ द फ्यूल। उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, इंडिया में मोर एक्सप्लोरेशन चाहिए। कोर इन्फ्लेशन कम हुआ है लेकिन फूड इन्फ्लेशन बढ़ा है, डेटा है इसको। इशू विद ट्री प्लांटिंग स्कीम्स। तो जब भी हम लोग क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन बात करते हैं और हर एक कुछ इवेंट होता है, उसमें देखा जाता है कि ट्री प्लांटेशन ड्राइव पर फोकस किया जाता है। चाहे वो इन्वायरमेंट डे हो, अर्थ डे हो, वाटर डे हो, सब में ट्री प्लांटेशन। तो इसमें हो सकता है कि बोला जाए क्या हो सकता है, आई कैन से इसमें क्या क्रिटिसिज्म हो सकता है। ट्री प्लांटेशन हो सकता है कि कौन सा स्पीसीज है ट्री का, बबूल ट्रीज अगर आप यूज करेंगे तो इट इज़ वाटर इंटेंसिव। जल्दी प्लांटेशन होता है लेकिन वाटर इंटेंसिव है और इसलिए इम्पैक्ट करता है वाटर टेबल पर भी। तो ट्री प्लांटेशन स्पीसीज पे फोकस करना चाहिए। उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाता, बस प्लांट करके छोड़ दो। इट रिक्वायर्स कांस्टेंट मेंटेनेंस, कांस्टेंट केयरिंग, उसे के लिए अलग स्टाफ होना चाहिए। थर्ड वुड बी कि लोकल बायोडाइवर्सिटी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक लोकल सोल्यूशन निकलना चाहिए।
rather than importing ट्रीज या फिर गुजरात के ट्रीज को झारखंड में लगा रहे हैं। झारखंड स्पेसिफिक कुछ होगा लोकल, उसके लिए आपको पीपल्स बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी है। यही कुछ हो सकता है, देखते हैं। वर्ल्ड मैंने एस्टिमेटेड वर्ल्ड हैज लॉस्ट 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ ट्रीज। तो लॉन्ग टर्म में रिस्टोरेशन 350 मिलियन हेक्टर चाहिए। दैट विल जनरेट $9 ट्रिलियन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज और 13 गीगा टन। इट विल सिक्वेस्ट द कार्बन। इट इज a biological carbon sequestration method to plant trees। तो वन महोत्सव भी किया गया था 1950 से, जिसमें हर साल ट्री प्लांटेशन ड्राइव किया जाता है। टैंजेबल रिजल्ट आया है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया इसमें 3% ग्रो हुआ है पिछले 20 साल में। फिर 21 कुछ परसेंट था, 24.35% हो। फैंसी ड्राइव हर बार होता है, अलग अलग नाम रहता है। ग्रीन वॉल ऑफ चाइना, 10 बिलियन ट्री सुनामी ऑफ पाकिस्तान, बॉर्न चैलेंज। लेकिन फोकस करना चाहिए मोर पोस्ट प्लांटेशन। हाँ, इसी बात कर रहे थे, लैब को ऐड, क्योंकि सिर्फ प्लांटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको केयरिंग इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मोनोकल्चर प्रमोट होता है, कि एक ही ट्री को प्लांट कर रहे लगातार, तो वो भी सही नहीं है। आपको अर्बन फॉरेस्ट्री ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिसमें हर एक ट्रीज इंक्लूड रहे। फिर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कम होता है। वो केरला में अभी हाल फिलहाल हुआ, जिसमें चिल्ड्रन को भी यूज किया गया फॉर द ट्री प्लांटेशन एज वेल एज recognition and updating the list of the local biodiversity। प्रॉब्लम इसका क्या है? ट्री प्लांटिंग certain locations such as grassland animal hybrid destroys plant and animal and can damage ecosystem। अब ग्रासलैंड जहाँ पर है वहाँ ग्रासलैंड फीचर्स है, वहां पर अगर हाई वाटर इंटेंसिव प्लांटेशन करेंगे, क्योंकि बस ग्रीन लगना चाहिए, तो इट विल इंक्रीज वाइल्ड फायर, इट विल डिक्रीज द लोकल डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट। तो देखना चाहिए कहाँ प्लांट कर रहे हैं। रिक्लेमेशन ऑफ लैंड देखना चाहिए कि उसका हिस्टोरिकली वो जगह फॉरेस्ट था कि नहीं था। था तभी आप रिक्लेम करें, अगर वहाँ ग्रासलैंड था तो जरूरत ही नहीं। पोस्ट प्लांटिंग इस पे डिस्कस कर लिया। मॉनिटरिंग ऑफ ट्री ग्रोथ। ट्री प्लांटिंग इज नॉट ओनली अ कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन व्हेन कंपेयर्ड टू अनदर रिवॉर्डिंग अप्रोच। सही बात। इंडिया चैलेंजेस क्या है? 27 करोड़ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर सब्सटेंस। 5.7 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड हैव बीन लॉस्ट टू नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस। इंडिया बात करते हैं कि हम लोग बॉर्न चैलेंज के अंदर में 26 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड फॉरेस्ट है, इसको रिस्टोर करेंगे। वो कैसे होगा? वी विल इंक्लूड ट्री प्लांटेशन। उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल एडुकेट फाइनेंसेस, एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्बिट टेक्नोलॉजी था कि आप एरोप्लेन से बुलेट स्प्रे करें, बुलेट के अंदर में सैपलिंग रहेगा, वैसा भी कलेक्ट था। फिर हो सकता है कि आप डायरेक्टली ट्री प्लांटेशन ड्राइव एक स्प्रेइंग मेथड से यूज होता है। स्प्रेइंग जिसके अंदर में माइक्रो छोटे छोटे सीड्स होंगे, ये चाइना यूज करता है। इंसेंटिवाइजिंग द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तभी हम लोग कैपेबिलिटी बढ़ा सकते And that we can add is how we can increase the role of private sector. For example, अभी जो current case study का हम example ले सकते हैं, मामा अर्थ जो है वो आपको provide करता है, like real satellite images हैं, आपको पता है कि कहाँ पे वो ट्री प्लांट की गई है, तो आप खुद भी मॉनिटर कर सकते हो। तो in a way it fixes accountability on the authorities. हैं। So as a part of CSR activities भी इसको और ज्यादा increase किया जाना चाहिए। बिकॉज सीएसआर में भी हम देखते हैं कि या तो सिर्फ एजुकेशन के सेक्टर की तरफ इन एरियाज में ज्यादा हम डाइवर्जन देखते हैं सीएसआर फंड्स का भी। हम्म। यस। स्क्रॉल्स ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। थंग का आर्ट, मजनू का टीला। थंग का आर्ट स्पेशली इज रिलेटेड टू तिब्बतियन आर्ट।
उसमें अलग अलग बनाया जाता है, नॉट अ वर्क ऑफ आर्ट बट कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ 2500 तिब्बती रेजिडिंग मजनू का टीला। 1959 में हुआ था, when Tibetan fled to India were given asylum। Handmade scroll, traditional artist from Tibet, they are preserving the Thangka art। इनका नैरेटिव होता है मैथोलॉजिकल सीन, बट अदर एरिया बात करते हैं। तो थंका आर्ट का नहीं पता है तो वी कैन डिराइव की इट इज टॉकिंग अबाउट कोर फिलोसफी ऑफ द बुद्धिस्ट, ऐसी जैसे व्हील्स ऑफ टाइम, लगातार साइक्लिक कंडीशन है वो दिखाता है इससे। दूसरा, डिफरेंट कलर्स पैलेट, डिफरेंट इमोशन दिखाता है, डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड दिखाता है। इट इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन, इट मेक्स द पीपल मोर कनेक्टेड टू द नेचर। तो वाटर सोल्यूबल एनिमल ग्लू, ऑर्गेनिक मिनरल्स यूज किया जाता है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, रिसाइटेशन ऑफ मंत्र, मॉडर्न थीम्स भी है, मंडलास अपीलिंग टू ग्लोबल ऑडियंसेस। डिवोशनल डेकोरेटिव पर्पस दोनों के लिए होता है। थंका आर्ट। इंडियन केस और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हाल फिलहाल में एरिक गैरसिटी, जो यूएस के एम्बेसडर है इंडिया के, उन्होंने बोला कि यू कैन नॉट टेक फ्रेंडशिप फॉर ग्रांटेड। और कब तक इंडिया विल डिसाइड कि इट इज फॉलोइंग द स्पिरिट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी व्हेन देयर इज अ वॉर इन रशिया यूक्रेन। कंसर्न दे हैव एक्सप्रेस्ड पब्लिकली रिगार्डिंग टू द क्लोजनेस ऑफ इंडिया एंड रशिया। वो यही बात करते हैं कि इंडिया रशिया के बीच में लॉजिस्टिक पैक्ट साइन होता है या फिर डिफेंस ट्रीटी साइन होता है, इट विल इम्पैक्ट द इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द टू कंट्रीज इंडिया एंड यूएस, जो अलग अलग लीमोए बेका 2016 से साइन कर रहे हैं विद रिगार्डिंग टू अलग डिफरेंट लॉजिस्टिक एरिया। बोला कि रशिया बेटिंग और रशिया लॉन्ग टर्म इज नॉट अ गुड बेट। तो दो चीज में दिखाता है। पहली बात है कि इररिस्पॉन्सिबल कमेंट बाय द एम्बेसडर ऑफ इंडिया। एम्बेसडर का काम सोली होता है कि आप दो कंट्री के बीच में रिलेशनशिप बढ़ाए रादर देन लेक्चर करिए। सेकंड, इसमें दिखाता है कि फ्रस्ट्रेशन ऑफ द वेस्टर्न कंट्री विद रिगार्डिंग टू द इंडिया टेकिंग इट्स ओन स्टैंड इन द मल्टीपोलर वर्ल्ड डिस्पाइट बीइंग यूजिंग द सेम मेथड डे बाय डे एवरी टाइम, हर जगह, चाहे वो वियतनाम वॉर हो, कोरियन वॉर हो, चाहे वो अफगानिस्तान वॉर हो, चाहे वो इराक वॉर हो, चाहे वो यूक्रेन वॉर हो, सब में दे हैव सॉट कि ओवरऑल डिफेंस सप्लाई सिर्फ और सिर्फ टॉप डाउन मैकेनिज्म, यूज ऑफ मिलिट्री, इट कैन नॉट स्टेबलाइज द नेशन। डिप्लोमेसी इज द की, जो फॉलो नहीं करता। तो इंडिया का स्टैंड होता है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी स्ट्रेस पॉइंट क्या है। पहली बात है कि इंडिया टॉकिंग विद इंडिया टेकिंग स्टैंड विद रिगार्डिंग टू इजराइल एंड पैलेस्टीन, विद रिगार्डिंग टू द रशिया यूक्रेन वॉर। पहले भी इंडिया का स्टैंड बहुत डिफरेंट था। इंडिया हैज इंपोर्टेड मोर एंड मोर ऑयल। $63 बिलियन ओवरऑल इंपोर्ट रशिया से हुआ, जिसमें 57 या 50 के आसपास में ऑयल से भी इंपोर्ट किया है इंडिया ने। और इंडिया का स्टैंड एक और रहता है कि इवन यूरोप इज फंडिंग वॉर अगेंस्ट यूक्रेन because it is also increasing the oil as well as gas import from Russia. So why US, particularly US, is criticizing India regarding the import of oil as well as other area? तो यहाँ पर इसलिए है क्योंकि इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैव नॉट चूजन बिग कंट्री, बिग प्रॉस्पेरस और deemed to be global power. It has not chosen any side, चाहे वो जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस, यूके, जर्मनी, यूएस, सबके साइड है। रशिया रशिया एंड यू चाइना, उनके भी साइड है। लेकिन इंडिया का कोई स्टैंड साइड नहीं। तो इंडिया इज द लिंचपिन, इंडिया इज द एग्जैक्ट fulcrum by which the world revolves around multipolarity. That is why
यहाँ पर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी में इंडिया अभी जो नया चेंजेस लाया है, फॉर एग्जांपल पहले नॉन अलाइनमेंट था, अभी मल्टी अलाइनमेंट है। नॉन अलाइनमेंट मतलब किसी के पार्ट नहीं होने वाले, खुद का ही एक अलायंस रहेगा जो नाम रहेगा। नाम में हर एक कंट्री रहेंगे, वो सक्सेसफुल हो नहीं पाया 1960s में। क्यों? क्योंकि हर एक कंट्री जो थे उनका जो गोल डिफरेंट था, उनका नीश डिफरेंट था। स्लोली उसमें जो लोग थे, जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग उस कंट्री के अंदर में थे, चाहे वो इजिप्ट के रहे, चाहे फिर इथोपिया, फिर घाना, और फिर इंडिया इंडिया हो गए, वहां पर स्लोली दे मूव टूवर्ड्स क्लोजली टूवर्ड्स द यूएस, आइदर टू और टू यूएसएसआर। लेकिन बाद में आफ्टर 1990s में इंडिया स्लोली मूव टूवर्ड्स यूएस। इट ओपन्स इट्स border with regarding to FDI, corporate investment, even it increased the relationship with US regarding defense। लेकिन वापस से इंडिया को लगा कि आफ्टर इराक वॉर या आफ्टर 1999 when US did not support India with regarding to the sharing of GPS information with India, या फिर वेपन्स नहीं दिया उस समय, तब इंडिया को लगा कि जो लॉन्ग टर्म पार्टनर है वो आइदर फ्रांस हो सकता है, रिलायबल पार्टनर, और या तो रशिया हो सकता है। उसके बाद से ग्रेट पावर राइवलरी में इंडिया हमेशा एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी स्टैंड लिया, जो अभी दिख रहा है फ्रूटफुल। करेंटली रशिया इज अ सोर्स ऑफ 40% ऑफ डिफेंस इंपोर्ट। अचानक से तो बंद नहीं कर सकते। तो इंडिया के लिए दोनों है, एक कंपल्सन भी है और एक और लॉन्ग टर्म थिंकिंग भी है। 86% ऑफ द इंडियन इक्विपमेंट इज रशियन ओरिजिन, कैन नॉट बी डन ओवरनाइट। और सिमिलरली एक और चीज दिखता है कि आप जब भी यूएस से लेते हैं, इट इज वेरी कॉस्टली। एंड सेकेंड दिखता है कि जो बिग कंपनी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, दे ऑलवेज ट्राई टू ब्रॉब इट और फिर यूज डिफरेंट मेजर टू इन्फ्लुएंस इंडिया रिगार्डिंग डिफेंस टाइप। उनके साथ एक कंडीशन होता है जो रशिया के साथ कंडीशन नहीं है। रशिया के साथ रहता है कि आप सप्लाई एडवर्स कंट्री को नहीं देंगे। इंडिया के पास S-400 आया तो चाइना को तो पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। इंडिया को अगर ब्रह्मोस मिसाइल मिला है तो चाइना को ब्रह्मोस मिसाइल नहीं मिला है, तो एक कंडीशन में मिला है। लेकिन जब यूएस के साथ होता है तो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी नहीं करते हैं। उसके बाद फिर कंडीशन होता है ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, हर एक चीज एक क्लटर रहता है जो इंडिया चाहता नहीं। ओवरऑल इंडिया ऑलवेज लुक्स वेस्टर्न कंट्री विथ इट्स ओन लेंस, चाहे वो इंडिया सोशलिस्ट रहे इन 1950s, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो जाए, चाहे वो प्रो अमेरिकन भी रहे, चाहे प्रो रशियन भी रहे। जब डीप जो डिजायर है, जो वेस्टर्न कंट्री और जो वाइट मैंस बर्डन है, वो इनहेरेंट है उन लोग के अंदर। तो दैट इज वाई इंडिया ऑलवेज इट इज फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। डिस्पाइट कि चाइना इन इंडिया चाइना ऑलवेज स्पोक इंडिया विद रिगार्डिंग टू बॉर्डर। इंडिया knows ultimately at the end of the day it is a Asian country, Asian values matter। और अलग अलग एरियाज पे हम लोग अप्रोच कर सकते हैं रशिया चाइना अलायंस से। और इंडिया रशिया अगर अलायंस बढ़ता है तो रशिया विल नॉट बी क्लोजर मच टू चाइना, एज वेल एज इंडिया विल नॉट बी क्लोजर टू यूएस। तो दोनों के लिए फायदा है, रशिया इंडिया के दोनों के लिए फायदा है कि दे डू नॉट वांट टू बिकम अ जूनियर पार्टनर इन द अलायंस। तो पॉजिटिव सम गेम है। इंडिया इज नॉट डिस्ट्रप्टिव रिविजनिस्ट पावर नहीं है। इट इज नॉट चैलेंजिंग यूएस hegemony in the world। India wants to cater to the people। India wants to provide overall security to its own people and this region। India wants to help other country, for example global south, to achieve its economic power। For example नाइजीरिया में उन्होंने इन्वेस्ट किया, भारती एयरटेल वहां जा रहे हैं। इंडिया के आईओसी, इंडियन ऑयल कंपनी वहां पर एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। इवन मोजाम्बिक से पल्सेस लेते हैं, वहां पर इंडिया बात करते हैं इन्वेस्टमेंट करने का। इथोपिया में इन्वेस्टमेंट, केनिया में, हर एक कंट्री के अंदर में। तो इंडिया बात करते हैं कि हम लोग ग्लोबल साउथ पे कैसे बात करें। तो वो तभी हो सकता है जब इंडिया इज ऑटोनॉमी इन इज डिसीजन मेकिंग। तो इसी आया कि कॉपरेशन में रशिया कैन ऑल्सो एज स्पीड ब्रेकर टू मॉस्को कॉजी अलायंस विद चाइना। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्री है उनका जो माइंडसेट है डिराइव्स फ्रॉम द फिलोसफी। वो फिलोसफी है गुड वर्सेस इवल। इंडिया में
अनेकवाद है कि आप हर कोई सही हो सकता है, हर कोई गलत हो सकता है, डिपेंड्स कि आप कैसा दिखते हैं। तो अर्थशास्त्र और उससे डिराइव होता है, यूएस का हमेशा डिराइव होता है कि ओवरऑल डेमन एंड गॉड। एक हबराबिंग माइंडसेट है कि रिगार्डिंग टू अगर आप उनके साथ है तो मेरे साथ नहीं है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में डाइवर्सिटी इन थॉट है, अपार्ट फ्रॉम डाइवर्सिटी इन थिंकिंग, अपार्ट फ्रॉम डाइवर्सिटी इन पीपल। तो इसीलिए थिंकिंग में भी चेंजेस है, वो समझ नहीं पाते वेस्टर्न कंट्री की इंडिया स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कैसे कैसे मैनेज कर पाते। डस इंडिया हैव इनफ लॉज टू कॉम्बैट सुपरस्टिशन? तो 1950s में एक एक्ट था जिसमें ब्लैक मैजिक एक्ट है। हाँ, ड्रग एंड मैजिक 50s में, 1954 में ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। इसके अंडर में ही पतंजलि के ऊपर केस हुआ था कि उन्होंने बोला था कोरोना से ठीक हो जाए कोरोना वायरस। ऑन सेकंड कि अलग अलग स्टेट्स भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक्ट्स अगेंस्ट सुपरस्टिशन। अब लेकिन इसमें क्वेश्चन उठता है सुपरस्टिशन कैसे डील करें। सुपरस्टिशन कैन नॉट बी पेनलाइज्ड, ये मेरा अपना स्टैंड है। बिकॉज वॉट कॉन्स्टिट्यूट सुपरस्टिशन डिपेंड्स ऑन ईच सोसाइटी। हो सकता है कि आप क्रिसमस ट्री बना रहे हो तो वो भी सुपरस्टिशन है, क्रिसमस को सजाना है। लेकिन हो सकता है कि राखी बांधना भी सुपरस्टिशन है। उससे क्या ही हो सकता है कि आप कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो बहन को या भाई को, वो भी सुपरस्टिशन है, कोट एंड कोट। तो सुपरस्टिशन कैसे डिफाइन होगा और कौन करेगा डिफाइन? इट डिपेंड्स कि सुपरस्टिशन इट इज वॉलंटियरिंग द स्पिरिट ऑफ, फॉर एग्जांपल चाइल्ड सैक्रिफाइस, फॉर एग्जांपल कि आपको बीमारी है लेकिन आप डॉक्टर के पास नहीं आ रहे, और आप जो एक बाबा हो गए कोट एंड को कोई और लोकल लीडर हो गए, यूजिंग दे आर इमोशनली ब्लैकमेलिंग और वो अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो सुपरस्टिशन हार्मफुल हो सकते हैं क्योंकि पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी और साथ ही साथ ओवरऑल फ्रीडम को इम्पैक्ट करता है। लेकिन अगर जो कोई कोई सुपरस्टिशन जो सिंपल है, it is not, it is only for solidarity purpose, it is giving sense of brotherhood, sense of calmness, sense of अटैचमेंट टू द गॉड या फिर अटैचमेंट टू द फैमिली, तो सुपरस्टिशन ट्रू सही हो सकता है। सुपरस्टिशन हर चीज सुपरस्टिशन खराब नहीं। तो इसमें लॉस टू कॉम्बैट सुपरस्टिशन एक क्वेश्चन होता है, सुपरस्टिशन डिफाइन कौन करे? अ, हाँ, इसमें आ गया वही कि देयर विल बी वन, नेवर बी वन कॉमनली एक्सेप्टेबल डेफिनेशन सुपरस्टिशन, फोर्स टू डिरोगेटिंग प्रैक्टिसेस। कुछ कुछ हो रहा है जिसमें सुपरस्टिशन हो सकता है, इट इम्पैक्ट डिग्निटी आर्टिकल 21 के अंदर में, तब उसको बैन कर सकते हैं या फिर उसको पेनलाइज कर सकते हैं। लेकिन जनरली सुपरस्टिशन को नहीं कर सकते, हर चीज को, हर एक चीज एसेंशियल रिलीजन के अंदर में बहुत सारे चीज होते हैं, इट इज ओनली बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ द भक्ता, बिलीफ ऑन द फॉलोअर्स, वो उसको सुपरस्टिशन घोषित किया जा सकता है। चाहे वो मुहर्रम का प्रैक्टिस हो, चाहे वो रथ यात्रा हो, कोई पूछ सकता है कि मूर्ति पूजा तो सुपरस्टिशन है, उसमें भगवान कहाँ है? तो ओवरऑल स्टेट शुड इंश्योर कि ये सब मैटर में इट शुड गिव फ्रीडम, इट शुड नॉट इंटरफेयर इन द spirit and the practices of the followers until and unless if the practice is harming the individual or the society। जो सिंपली फ्रीडम एक्सप्रेशन के अंदर में आता है, मोरालिटी, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर एंड ऑल्सो हेल्थ। अगर तीनों, अगर फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर में आता है, तीनों अगर इम्पैक्ट हो रहा है तब आप इंटरविन करें, कोई भी इम्पैक्ट हो तब इंटरविन करेंगे, ऐसे जरूरत। आर्टिकल 25 और मॉरल आपके लिए मॉरल नहीं हो सकते लेकिन किसी और के लिए मॉरल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन द अफगानिस्तान वो बोल सकते हैं कि आइडल वर्शिप इज नॉट मॉरल, क्योंकि उनके लिए गॉड जो है वन सुप्रीम बीइंग है। आपके लिए मॉरल, आपके लिए हो सकता है कि जो प्रैक्टिस जो होता है सरकमसिजन इमोरल है, बच्चे को होता है, लेकिन उन लोगों के लिए मॉरल है। तो डिपेंड्स, मॉरलिटी डिपेंड्स विद ईच सोसाइटी। तो ये बस डिपेंड करता है ओवरऑल की हेल्थ और पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर और मोरालिटी को डिफाइन करनी चाहिए, तभी हो सकता है। कुछ कुछ प्रैक्टिस होता है, फॉर एग्जाम्पल विच हंटिंग, ये झारखंड में भी कुछ केस आता है कि उस डीप इंटीरियर में भी विमेन को बोला जाता है विच है, डायन है, और डायन मार के मारे है।
तो विच हिंटिंग डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हेल्थ, डायरेक्टली इम्पैक्ट कर डिग्निटी, इट शुड बी बैंड, इट शुड बी क्रिमिनली पिनलाइज्ड। फिर हो गया जैसे सती हो गया, या फिर अलग अलग एरिया, यहाँ पर लिखा हुआ था पुण्य, इसमें दलित आर मेड टू रोल ओवर लेफ्ट ओवर फूड इटन बाय ब्राह्मण टू अटेन पुण्य इन कर्नाटका में सनाना रिचुअल। तो इसको एक बार एग्जाम्पल लिख लेना, इट कैन बी रिटन इन एथिक्स और बाकी सब, तो उसको बैन किया जा सकता है। इन केस ऑफ भोले बाबा, इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं उनका अपना आस्था है, दे हैव द फ्रीडम टू बिलीव एनीथिंग दे वांट, इट द आर्टिकल 25 गिव्स देम द राइट कि इनको जिसको पूजा करना है। फिर तो ऐसे बोलेंगे तो साईं बाबा के बैन हो जाएगा इंडिया में, फिर अलग अलग एरिया से बैन हो सकता है। तो एक क्वेश्चन उठता है, इट इज़ अ वेरी बहुत डिफरेंट स्टेप लेना पड़ा। और सीक सोलेस इन स्पिरिचुअलिटी रादर देन कॉस्ट ऑफ रैशनलिटी। रैशनलिटी हर बार लव को फियर को आप रैशनलाइज नहीं कर सकते। जो स्पिरिट को रैशनलाइज, हर चीज रैशनलाइज नहीं हो सकता, कुछ कुछ चीज छोड़ना होता है। हर चीज जगह पर साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं आ सकता है। अगर हाई हर जगह साइंटिफिक टेम्परामेंट है तो नीचे, आप नीचे के फॉलो फिलोसफी फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, दैट इज सेल्फ निहिलिज्म। कोई एग्जिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो आप ओवरऑल मॉरली मॉरली आप अपसेट हो जाएंगे, और कोट एंड कोट एक तरह से डिप्रेस हो सकते हैं। व्हाट इज रूल ऑफ फाइनेंस कमीशन? आर्टिकल 220 280 के अंदर में 16 फाइनेंस कमीशन, उनके 26 से लेकर 31 के बीच में रिकमेंडेशन फॉलो होगा। अभी 15 फाइनेंस कमीशन पे बात हो रहा था, 14 फाइनेंस कमीशन बात करता था अप्रोक्सीमेटली 42% ऑफ द डिजिटल फूल होना चाहिए, जो 1% घट गया। लेकिन 1% किसको दिया गया? जम्मू कश्मीर को। प्लस म्यूनिसिपैलिटीज के लिए अलग से ग्रांट दिया जा रहा है। स्टेट और स्टेट सेंटर के बीच फ्रिक्शन है रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस, रिगार्डिंग द यूजिंग ऑफ द सेस एंड सरचार्जेस टू इंक्रीज द बास्केट ऑफ द सेंटर गवर्नमेंट। डिसएग्रीमेंट ये सब है कि स्टेट बोलते हैं कि उनको ज़्यादा मिलना चाहिए, स्टेट बोलते हैं कि आप जो फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें पॉपुलेशन कंट्रोल को पिनलाइज कर रहे हैं स्टेट्स को, तो उस पर आप ज़्यादा इंसेंटिव दीजिए सो दैट द स्टेट विल इंक्रीज द मेजर्स रिगार्डिंग द पॉपुलेशन कंट्रोल। डिविजिबल पूल बढ़ना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम स्टेट का अधिकार होता है, स्टेट का रोल है कि वहां पर वो स्टैंड ले विद रिगार्डिंग टू द फिजिकल प्रूडेंस। तो ओवरऑल जो फॉर्मूला होता है इट इज बेस्ड ऑन फर्टिलिटी, इनकम लेवल, इनकम डिस्टेंस, लैंड एरिया, फॉरेस्ट, टैक्स एफिशिएंसी। गलत। हाउ डू द असम फॉरेनर ट्रिब्यूनल फंक्शन? फॉरेनर ट्रिब्यूनल क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, क्वाजी जुडिशियल क्योंकि वो डिफाइन नहीं है, जुडिशरी कहला नहीं आता है। तो और भी जो बॉडीज होता है दैट हैज द सेम पावर एज सिविल कोर्ट, तो क्वाजी जुडिशियल बोला जाता है। 1964 स्टैट्यूटरी बॉडी है, डीएम बनाएंगे एक तरह से, और एफटी पर एक्सक्लूसिव एक पावर है इनके पास, वो डील कर सकते हैं विद रिगार्डिंग टू इलीगल इमिग्रेंट। एंड कैसे फंक्शन करता है? इट ए पावर ऑफ सिविल कोर्ट, समन कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, और बोल सकते हैं कि आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें। इट शुड बी इन द ऑफिशियल लैंग्वेजेस और ऑफ द स्टेट, और इंग्लिश में हो सकता है। और इट इज द ओनस ऑन द अक्यूज्ड कि वो प्रोड्यूस करे डॉक्यूमेंट कि वो सिटीजन है। ये प्रूफ करने का मैटर ये पुलिस के ऊपर नहीं है, ये ओनस ऑन द इंडिविजुअल, क्या प्रूफ करे। अगर नहीं होगा तो आपको डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा, ट्रांजिट कैंप, और फिर डिपोर्ट किया जाएगा। तो इलीगल है ओवरऑल, क्यों? क्योंकि कोई भी इलीगल इमिग्रेंट इंडिया में जाते हैं तो देखा जाता है कि फेक आधार कार्ड बनता है। इंडिया में नेशनल रजिस्टर एनआरसी है ही नहीं, हर कंट्री के अंदर में एनआरसी होता है, कौन सिटीजन है वो पता नहीं है, आधार कोड को यूज नहीं कर पाते हैं सिटीजनशिप के लिए।
पासपोर्ट एक है जिसको यूज़ करते हैं सिर्फ, और केसेस आया कि बॉर्डर रीजन में कि पासपोर्ट फेक पासपोर्ट बनता है, तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि लोकल जो पीपल है उनको एक मौका मिले, रेमेडी मिले, लेकिन प्रोसेस शुड बी जस्ट और इट शुड बी मोर अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट। लेकिन जो फॉरेन ट्रिब्यूनल है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन टू डिटरमाइन कि कौन इलीगल है कौन लीगल, सो दैट जो इलीगल इमिग्रेंट है दे शुड नॉट, दे कैन नॉट यूज द लॉज विच इज इन इंडिया, और उसके बाद फिर वो इंडियन सिटीजन बन जाए और वोट करने लगे। और लोकल जो डेमोग्राफिक हो गया, लोकल कस्टम, लोकल हेरिटेज एंड कल्चर है, वो इम्पैक्ट। तो ओवरऑल ये सॉवरेंटी वाले, इट प्रोवाइड, इट प्रेजेंट्स थ्रेट टू सॉवरेंटी। सेकंड, इट creates a new challenges, fault line on the basis of regionality, caste and even ethnicity, जो देखा है नागास, कुकीज और मिती में, जो देखा गया असम में, एक्सेट्रा। वास्को डी गामा टॉक्सिक legacy is now pandemic that it kills 8 million global। पोर्तुगीज से बोला जाता है कि ओवरऑल टोबैको पोर्तुगीज ने लाया था टोबैको, और इंडिया में टोबैको कल्टीवेशन वाज had increased during पोर्तुगीज। पपाया इंडिया में आया, टोबैको आया, और फिर टमेटो पोटैटो वो भी आया पोर्तुगीज के साथ। पहले इंडिया में टमाटो यूज़ नहीं होता था, आजकल टमाटो इट इज़ लाइक हर एक सब्जी में टोमेटो रहेगा। सिमिलरली टोबैको अकाउंट्स फॉर 22% एग्रीकल्चर इम्पोर्ट, 4 करोड़ पीपल, और टैक्सेशन है 22,000 करोड़ रुपये फायदा होता है गवर्नमेंट को साल भर में। 27% ऑफ द कैंसर जो है वो टोबैको के कारण होता है। तो ICM और ICI दोनों बात करते हैं कि आप कैसे टोबैको यूसेज कम करें। इंडिया में बात होता है विथ रिगार्डिंग टू स्टेट इंटरवेंशन टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पीपल, और ताकि आप जस्टिस पहुंचा सके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सके। तो इसे बोला जाता है कि जीन एडिटिंग क्या सोल्यूशन कर सकते हैं टोबैको निकोटिक कंटेंट में चेंजेस ला सकते हैं, एंड इट कैन प्रोवाइड द सेफ ऑल्टरनेटिव टू द कंज्यूमर। सो दूसरा सैरोगेट एडवर्टाइजिंग होता है। फॉर सैरोगेट एडवर्टाइज मतलब जो चीज़ का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल जब इम्पीरियल ब्लू कोट एंड कोट उनके कोई विस्की कंपनी है, वो जब प्रमोट करते हैं तो मैन वैल्यू मैन वाले जो थे वो सैरोगेट एडवर्टाइजिंग का एग्जांपल है, वो वाला। फिर पैंडेमिक और एपिडेमिक, इसको बस यूज करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज के लिए, लेकिन ये भी एक तरह से टोबैको पैंडेमिक है, दैट इज इरोडिंग द सोसाइटी, दैट इज किलिंग ओवर 8 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। इट कैन ऑल्सो बी यूज और डिक्लेयर्ड एज पैंडेमिक। तो हर जगह इम्पैक्ट करता है, थ्रोट, माउथ, इसोफेगस, ब्लैडर, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, हाइपरटेंशन, CVD, एडिक्शन। देन टाइम टू मेक क्लाइमेट पार्ट ऑफ द ग्रीन इम्पैक्ट रिपोर्ट। ओवरऑल क्लाइमेट चेंज कैसे टैकल कर सकते हैं, तो उसमें अलग अलग एरियाज आते हैं। तो पहली बात है डायरेक्ट कॉस्ट टू हेल्थ, तो क्लाइमेट बजटिंग, क्लाइमेट ऑडिटिंग इसमें बात आता है। क्लाइमेट कैबिनेट कमेटी ऑन क्लाइमेट होना चाहिए, क्लाइमेट कमीशन होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे क्लाइमेट मैंडेट, क्लाइमेट गोल्स को अचीव कर सके।